पहले जो क्वेश्चन किए उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव किए, लेकिन राइट हैंड साइड जो है वो डिटरमिनेंट की सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म में कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही हमने प्रूव करनी है, बट उसके लिए यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि आप उसको एक्सपैंड करके सॉल्व करें या आप दोनों साइड्स को एक्सपैंड कर लें और रिजल्टेंट के तौर पे दोनों का आंसर सेम आ जाए, या थर्डली आप लेफ्ट साइड लेते हुए राइट साइड प्रूव करें लेकिन एज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म ही। यहाँ पे मैं इसको एज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म ही प्रूव करूंगी क्योंकि एक्सपैंड करके तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लूंगी। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें छोटा सा आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, इट्स मीन कि हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करने का मीन है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टू कंडीशन आएगी जो हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पे डिफाइन। या सेकेंडली आप इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड को सेपरेट राइट साइड को सेपरेट ओपन कर लें और ओपन करके कर ले तभी ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इसी वे में करना है कि हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना, हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही शो करना है। तो प्रूफ के लिए यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म थी तो मैंने मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है उसको एज इट इज ही साथ में मेंशन किया है। उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करी मैं। बाय यूजिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो को सेकंड थर्ड सबके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया मेरे पास ये कंडीशन। सेकंड रो को बाकी दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, थर्ड वाले को करेंगे तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो अगर आप देखें सिंप्लीफाई करके आपके पास वही चीज आ जाती है जो हमें ऊपर रिक्वायर्ड थी, जो हमने प्रूव करनी है तो डिनोट करनी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, शो दैट 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा 1 ओमेगा 3 ओमेगा ओमेगा 4 एंड 1 ओमेगा 4 4 3 एंड 2। और इसके ऊपर भी यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर मेंशन है जो डिनोट कर रहा है कि डिटर्मिनेंट का हम स्क्वायर लेंगे और फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 125। बट इसके साथ एक कंडीशन उसने दी है वेयर ओमेगा इज अ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि ओमेगा का जो 5 वाला रूट है उसका आंसर इज इक्वल टू आएगा 1, यानी कि ओमेगा की पावर 5 इज इक्वल टू 1 के साथ आएगी। और सेकंड कंडीशन इसके लिए ये है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओमेगा 5 तक ये जा रहा है और 5 की वैल्यू कहता है किसके इक्वल है 0 के। तो हमने सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड चूज की है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है हमारे पास स्क्वायर तो हमने मैट्रिक्स को दो दफा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मेंशन किया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में अगर आप लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये चीजें एज इट इज ही एडिशन फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से देखना है कि ये किस फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होगी। मैंने दोनों को हाईलाइट किया, मल्टीप्लाई करूंगी 1 होगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा ओमेगा के साथ स्क्वायर के साथ होगा तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब। लेकिन जैसे ही ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा मेरे पास 1, बिकॉज ये पावर ऐड होगी तो बनेगा ओमेगा की पावर 5 और ओमेगा की 5 ऊपर दिया हुआ है कि इज इक्वल टू है मेरे पास यूनिटी के, यानी रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल है। सिमिलरली ओमेगा 3 जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 5 के साथ ये बनेगा ओमेगा की पावर 7, बट इसकी जगह पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बना है ओमेगा की पावर 2। इट्स मीन 7 को अगर फर्दर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया 5 एंड प्लस 2 के साथ, तो 5 ओमेगा 5 जो है वो इज इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ पे ओमेगा आपके पास 2 रह जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, सिमिलरली अब फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगी थर्ड कॉलम के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर आएगा, सेकंड वाला ओमेगा 5 बनेगा जो कि इज इक्वल टू यहाँ पे 1 के साथ मेंशन है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 3 आ जाएगा, ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट वाला एलिमेंट है ओमेगा।
ओमेगा 3 जब ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 6, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ओमेगा 6 जो है उसके मल्टीपल 2 बनेंगे, ओमेगा 6 एंड ओमेगा की पावर 1, सॉरी ओमेगा 5 एंड ओमेगा 5 की जगह पे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये इस तरफ आपके पास रह जाएगा ओमेगा। सारे दोनों जो है मैट्रिसेस की फॉर्म जो है उसको मल्टीप्लाई किया उसने, तमाम रोज को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही सेम रूल जो मैं बता चुकी हूँ। तो ओमेगा 5 के लिए 1 आ जाएगा, ओमेगा 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 के मल्टीपल के साथ और आपके पास जो है मैट्रिक्स इस फॉर्म में। अब आगे जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की हुई है जो इस वे में यहाँ पे डिफाइन है, जो मैंने पहले बताया कि फिफ्थ रूट इज इक्वल टू 1 उसने बोला है, वो यही चीज मेंशन की है। ओमेगा 5 इज इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन में गिवन है। एंड सेकेंडली फिफ्थ रूट है तो 5 के 5 रूट ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 आते हैं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड प्लस ओमेगा की पावर 5 जो कि इक्वल टू 1 है, तो उसके लिए उसने मान जो है वो सबसे यहाँ पे पहले मेंशन किया है। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इस इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ये इज इक्वल टू आएगा, ये चीजें तीनों डिफाइन है यहाँ पे चारों, सॉरी, और ये पीछे रह गई है ये ओमेगा की पावर 4, जो राइट साइड पे जाएगी तो माइनस ओमेगा की पावर 4 आएगी, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की है। अगर ऊपर देखें बाकी सारे एलिमेंट जो है उसके अंदर यही चीज आ रही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, सबकी जगह पे यही चीज रिप्लेस हो जाएगी माइनस ओमेगा की पावर 4 के साथ। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले भी चलेंगे। सेकंड वाले में अगर आप यहाँ पे देखें मिसिंग जो है वो ओमेगा की पावर 3 मिसिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की पावर 3। ये सारा का सारा यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है। लास्ट वाला जो है वो तीनों सेम है ओमेगा की पावर 3, तो ये बन गया था 4 ओमेगा की पावर 3। सिमिलरली बाकी दोनों के अंदर भी एज इट इज ही सब्स्टिट्यूशन की है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो जो चीज कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लिया। फर्स्ट वाले में से माइनस ओमेगा की पावर 4 कॉमन आ रहा है, सेकंड में से माइनस ओमेगा की पावर 3 एंड थर्ड वाली में से माइनस ओमेगा की पावर 2 और लास्ट में से माइनस ओमेगा कॉमन आ रहा है। कॉमन लिया अंदर आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया, इसको बाय यूजिंग रो और कॉलम आप इसको एक्सपेंड कर लें या आप इसको सिंपलीफाई मजीद कर लें। बाय यूजिंग फर्स्ट रो बाकी तीनों रोज के अंदर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, या बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम पहले वाले कॉलम को बाकी तीनों कॉलम के अंदर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जो है इसको बाय यूजिंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करें, आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। और फर्दर जो है राइट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स चल रहा है और लेफ्ट साइड पे ये चल रहा है आपके पास मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीपल में ये वैल्यू जो बनेगी ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 3 एंड ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 10। और ओमेगा की पावर 10 तो मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 5 डॉट ओमेगा की पावर 5, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। और साथ में आपके पास जो है एक्सपेंड करते हुए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उसी फॉर्म में आ जाएगा जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्म में डिफाइन है। उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। Prove that the determinant of this matrix is a multiple of a determinant of this and find the other factors. मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट के इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इज अ मल्टीपल ऑफ द डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के मल्टीपल के इक्वल है, जिसमें से एक उसने यहाँ पे डिफाइन किया है बट अदर फैक्टर जो है वो हमने खुद से यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन है, अब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मल्टीपल उसका दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के फॉर्म में। इट्स मीन यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या वैल्यू मिसिंग है A1, तो उसकी जगह पे मैं क्या लगा सकती हूँ 0 A1। सेकंड वाले में क्या मिसिंग है 0 A2, थर्ड वाले में 0 A3 सब्स्टिट्यूट करूंगी। सेकंड कॉलम में चलते हैं तो सेकंड कॉलम में मेरे पास B वाला एलिमेंट मिसिंग है, तो उसकी जगह पे मेरे पास क्या आएगा 0 B1 0 B2 0 B3 एंड थर्ड वाले के अकॉर्डिंग मेरे पास 0 C1 C2 C3 मिसिंग है। सब्स्टिट्यूट किया, अब देखते हैं ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में मैंने डिफाइन किया। उसके बाद मेरे पास जो है वो सेकंड वाला मैट्रिक्स ये आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर डिफाइन है। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, A1 B1 C1 वाला जो मैट्रिक्स है इसको उसने बाद में क्यों लिखा है और कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स जो है वो पहले क्यों लिखा? क्या दोनों की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती?
A1 B1 C1 वाला पहले और दूसरा बाद में नहीं लिखा जा सकता। क्लास मेरी आवाज आ रही है तो मुझे जवाब दें कि यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन इसी फॉर्म में क्यों लिखी है, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो ये उसने लिखा भी गलत हुआ है। मैम इसका नहीं पता। A1 B1 ये दो दो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये फर्स्ट वाला एलिमेंट बनता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या ये एलिमेंट बनता है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया था। नो मैम ये नहीं बन रहा, मैम ये नहीं बन रहा। उसके लिए फिर अब मैम आप वो क्या तो करेंगे? क्या अगर मैं मैम इसको उसके पहले लिख दूं लिए उसके लिए और इसको बाद में लिख दूं, क्या तब बन रहा है? यस मैम कब बन रहा है, तब मीन बन रहा इसकी है। फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें, क्या तब बन रहा है? यस मैम A0 नो मैम तब भी नहीं बन रहा। तब भी नहीं बन रहा। वो तो 3 है वो तो। अगर आप थ्री इन दोनों में से किसी एक का ट्रांसपोज ले लें तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट आएगा? सेकंड वाले का अगर आप ट्रांसपोज लें तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? A1 B1 C1 यस मैम सब पॉसिबल है। तो हम लोग अभी पीछे यही करके आए हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें या उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों चीजें इक्वल हैं। यहाँ पर उसने एक लाइन मिसिंग की है यहाँ पे, और वो लाइन यही है कि आप या तो इस मैट्रिक्स को पहले लिख लें, सॉरी बाद में लिख लें, और इसको पहले लिख लें। यहाँ पे उसने वैसे ही एज इट इज ही लिख दिया है। यहाँ पे दो लाइंस आप मजीद ऐड कर सकते थे एक की जगह भी, कि आप पहले इसको लिखते एज इट इज ही और उसके बाद आप इसको मेंशन करते वहां पे, लेकिन ये भी मेंशन होना था अपने ट्रांसपोज की फॉर्म में। दोनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज आप लोगों को ये माइंड में होना चाहिए कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं, जिसकी वजह से इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग की है, उसमें आना ये था, पहले ये चीज आनी थी, फिर उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स जो है ये ट्रांसपोज फॉर्म में आना था, क्योंकि फिर मल्टीप्लिकेशन ये वाली पॉसिबल आती है। या एज इट इज ही इसको ट्रांसपोज के साथ लिख लें और इसको आप एज इट इज ही लिखें, तब भी ये चीज ठीक है। लेकिन उसने इसको ट्रांसपोज फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि हमें इसी का मल्टीपल रिक्वायर्ड था, तो कहते आप ट्रांसपोज में लिख लें या एज इट इज लिख लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर हमने जस्ट डिफाइन करना था। और उसके बाद फैक्टर का हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट 3 × 3 का ओपन किया तो आंसर आता है 13। हमारा जस्ट फोकस था कि इसका मल्टीपल हमने फाइंड करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम वापस अगर वर्ड वे में मूव करें तो हमारे पास यही चीज जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऊपर डिफाइन हो जाए। अब कहीं पे भी इस टाइप का मैट्रिक्स लिखा जाए और उससे ट्रांसपोज की फॉर्म में इक्वल में लिख दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट अगर आ रहा है, मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल आ रहा है तो दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं, एच डिटर्मिनेंट ले लें या ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लें। यहाँ पर जो बुक की पीडीएफ मैंने शेयर की थी चैप्टर नंबर 5 की, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हैं। इसके अंदर एक ये पॉइंट भी है, इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ कि इसके अंदर भी अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म आ रही है तो इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों चीजें ले लें, दोनों चीज कहता है इक्वल है, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स लेके उसका डिटर्मिनेंट ले लें या डिटर्मिनेंट लेके उसके आंसर को ओवर फॉर्म में लिख लें, दोनों चीजें सेम है। ट्रांसपोज के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन थी,
जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये देखिए, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ट्रांसपोज ले लें या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें, ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम फॉर्म में आती हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर मौजूद भी हैं, सारे के सारे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उसके अलावा मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी मेंशन किया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। उसके अलावा इनवर्स वाली हैं प्रॉपर्टीज, वो इनवर्स वाले क्वेश्चन के साथ में करवा दूंगी। ये चीज मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये साथ में एडिशन वाली फॉर्म के साथ ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोगों ने करना है। तो क्वेश्चन होल्ड होती है, कौन सी नहीं होती। इसमें पहले वाली होल्ड हो जाती है, सेकंड भी हो जाती है, सिर्फ लास्ट वाली जो है वो होल्ड नहीं होती। उसके अलावा ये तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी प्रॉपर्टीज थी, उसमें से भी कुछ होल्ड होती है। मैम फर्स्ट हो रही है। आप लोगों ने कौन किस टाइप का मैट्रिक्स लिया? मैम मैंने वो नंबर्स में लिया था। नंबर में लिया था या वैसे ही लिया था? मैम एक दफा वैसे भी लिया था, एक दफा नंबर्स में भी लिया था, तो नंबर्स से तो डिफरेंट आ रहा है। दूसरा वाला मैम होल्ड नहीं हो रही, नहीं, फर्स्ट नहीं होल्ड करती मैम, फर्स्ट नहीं हो रही। फर्स्ट नहीं होल्ड करती। आपने और नंबर्स लेने हैं ना, नंबर्स लेने हैं तो ये होल्ड ये नहीं सर करती। नंबर से लिए हैं। यहाँ पे उसने नंबर्स की कंडीशन नहीं बताई थी, 4 क्रॉस 2 मैट्रिसेस बोला था। तो ये नंबर्स की कंडीशन में प्रॉपर्टीज बतानी है। इन जनरल पूछा जाता है तो आंसर्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इन जनरल के अंदर वैल्यूज नहीं होती, ऐसे हम A11 A22 A33 लिखते हैं, बाकी डिफरेंट होती हैं। उसके लिए नंबरिंग सबसे बेस्ट रहती है, फिर आप नंबर लेकर उसको सॉल्व करें। आप में से किसका माइक चल रहा है जो पेजेस इतनी जल्दी जल्दी टर्न कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है, शो दैट द डिटर्मिनेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 13। ये क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट है। इसमें हमने सिर्फ ये शो करना है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये मल्टीपल ऑफ 13 है। अब इसको मल्टीपल ऑफ 13 बनाना है हमने। किसी भी तरह इस क्वेश्चन के अंदर हमने किसी भी रो या कॉलम के अंदर 13 वाली कंडीशन डिफाइन करनी है और बाद में 13 जो है वो कॉमन लेना है। मीन इस पे किसी भी टाइप के रोज या कॉलम ऑपरेशन हमने अप्लाई करते हुए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने इसके अंदर 13 कॉमन लेना है। डिटर्मिनेंट भी एज इट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही रहे और इसके साथ 13 भी आ जाए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल ऑफ अदर मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं दिए हुए, कांस्टेंट ही दिए हुए, सारे के सारे स्केलर्स ही दिए हुए, ABC फॉर्म में भी नहीं दिए हुए। तो हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहले तो रोज और इक्वेशन वाइज चेक करना है कि किसी तरह हम इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर किसी भी रो या कॉलम के अंदर, पूरी रो या पूरे कॉलम के अंदर हमने 13 के मल्टीपल चूज करने हैं कि हम पूरी रो में से या पूरे कॉलम में से 13 कॉमन ले सकें। हमने इस तरह कॉलम और रोज उस पर अप्लाई करने। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास है 3 5 2 8 2 4 4 4 की कंडीशन है। अगर मैं इन दोनों को, सेकंड वाले को अगर 10 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले में ऐड करती हूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 13 बनता है? सबसे पहले तो 35 ही मल्टीपल ऑफ 13 नहीं बनता, बाकी करने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं। सेकंड वाले पे चलते हैं, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके करती हूँ या 100 से मल्टीप्लाई करके करती हूँ तो मेरे पास ये बनेगा, एडिशन करनी है मैंने, तो मेरे पास ये बनेगा 203। सेकेंडली 203 की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी 13 का मल्टीपल लेंगे। इसके लिए उसने सिर्फ एक ही वे में ये प्रूफ होता है जो उसने यहाँ पे मेंशन किया है। आप इसको कॉलम वाइज ही करें, रो वाइज कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में मल्टीपल करेंगे। कॉलम वाइज यहाँ पे चूज किया है, फर्स्ट वाले कॉलम को ऐड करना है मैंने लास्ट वाले कॉलम में, तो
तो इसके साथ मुझे कितने जीरोस रिक्वायर्ड हैं? 4 जीरोस मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसको मैंने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम को, सेकंड को किया 1000 के साथ, थर्ड वाले को 100 के साथ, फोर्थ वाले को 10 के साथ, और इन सबको मैंने ऐड कर दिया 5 में। तो मेरे पास ये चीज आएगी। अब ये सारा का सारा कॉलम जो है इसके अंदर से मैं 13 जो है वो कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 13 ही बनेगा। 13 कॉमन ले तो अंदर ये आपके पास चीज रह जाएगी। सिर्फ मल्टीपल ऑफ 13 इसको बनाना था, इसके लिए उसने सिर्फ एक छोटा सा वे यहाँ पे यूज किया है, जो कि बिल्कुल ही टोटली ही बाकी मैट्रिक्स से डिफरेंट है। अब अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 5 बनाएं, तो ये मल्टीपल ऑफ 5 कैसे बनेगा? ये ऊपर वाला मैट्रिक्स है, यही वाला। अगर मैं कहती हूँ ये 13 थोड़ा डिफरेंट था इसने लिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे सिंपल लेती हूँ कि मल्टीपल ऑफ 5 बनाए, तो आप इसको कैसे 5 बनाएंगे? या इससे भी सिंपल कहती हूँ मल्टीपल ऑफ 2 बना दें, तो मल्टीपल ऑफ 2 कैसे बनाएंगे? क्या इसमें से किसी भी रो या कॉलम में से 2 कॉमन आ रहा है? आप लोगों की बहुत छोटी सी असाइनमेंट अब मैं दूंगी, पहले वाली भी रहती है, आप लोगों ने सॉल्व करके रखी हुई है पहले वाली। आपने इसी क्वेश्चन को मल्टीपल ऑफ 2 बनाना है किसी भी एक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं करना कि 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर भी 2 लिख देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने किसी भी रो या इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर कन्वर्ट करना। मैम पहले वाला रिपीट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 रोज जो हैं वो हाईलाइट किए हैं। क्या इन दोनों रोज के अंदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये दोनों आपस में मल्टीपल ऑफ 2 बन जाए? मैम हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना? लेकिन दो जो रोज वाले ऑपरेशन है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक रो दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। अदरवाइज तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन 13 का मल्टीपल है, इसके अंदर भी हम कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके ना निकाल सकते थे, इजीली 13 आ जाना था। लेकिन आप इसमें ऐसा लाजमी कर सकते हो कि इक्वेशन को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपने मल्टीपल ऑफ 2 बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ना ही 2 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही 2 रोज आपस में या 2 कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्वेश्चन ठीक है, फिर किसी भी रो के अकॉर्डिंग कर लो, फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर आगे ठीक है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट दिस फॉर्म इज इक्वल टू दिस। इसमें सबसे पहले आपने फॉर्मूलाज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ करना चाह रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, अदरवाइज आप इसको सिंपलीफाई एज इट इज कर लो तब भी ठीक है। इसमें अगर आप फर्स्ट वाली रो के अंदर कॉलम में सेकंड वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास यहाँ से ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2ax प्लस 2ay। इसमें से 2a कॉमन ले लें तो एक्स वाई रह जाएगा, और उसके बाद आप उसके ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो वो रह जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। पूरे कॉलम के अंदर से आप कॉमन रो में से आप वैल्यूज को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंडीशन में आएगी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस
y को आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे। उसके साथ फिर इसको कंपेयर करते हुए सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो इजीली डिफाइन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मजीद ज्यादा इजी वे के अंदर उसने किया हुआ है, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम इसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके कोफैक्टर्स की फॉर्म में। तो मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो इसी वे में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट वे में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप उसको अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो इस तरह इसको डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करें, सिंप्लीफाई करें उस वे में जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर सेकंड वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आपके पास ये सारा का सारा जो एलिमेंट्स के कंडीशंस हैं ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म। और सेकेंडली -2a कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा एक्स 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 और ये वाई वाई वाली कंडीशन आ जाएगी फर्स्ट कॉलम में। फिर इजीली आप उसके अंदर से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो तो जो एलिमेंट्स रह जाएंगे उसकी सिंप्लीफिकेशन फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। पहले इसको उस तरह सिंप्लीफाई कर लें, या जैसे यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व यहाँ पे इस वे में कर लें। यहाँ पर जो सॉल्व किया वो मल्टीपल बनाया हुआ है कोफैक्टर्स की फॉर्म में, जैसे हमने पहले मल्टीपल बनाया कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैंने एक्स वाई जी वाले मैट्रिक्स को लैदा करना है और विदाउट एक्स वाई जी जो कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स है उसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट है ए स्क्वायर, इसके साथ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 0x की पावर जो कि इक्वल आएगा 1 के, -2a साथ में आ रहा है एक्स और साथ में बन रहा है एक्स स्क्वायर। इट्स मीन मैं इसे लिख सकती हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीपल करूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2a1 और सेकेंडली ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली चीज जो है ये यहाँ कॉलम में आनी है, उसने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ, यहाँ पे ट्रांसपोज लेके ही लिख दिया है, लेकिन पहले जो है आप इसको सिंप्लीफाई में लिख लें। ये वाली चीज जो है वो इस फॉर्म में कॉलम वाइज आएगी, फिर उसके बाद जो है वो आप इसको ट्रांसपोज की फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाले के अंदर से -2 कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें एंड फर्दर जो है हमारे पास इन दोनों को सेपरेटली उसने एक्सपेंड किया है, सेपरेटली एक्सपेंड करके कर लें ठीक है। अदरवाइज आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर ही मैट्रिसेस को एक्सपेंड करके सॉल्व कर लें, तब भी दोनों वेज में आंसर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों आंसर जो है वो सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शो दैट 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, में 3 वेज में हमने इसको इक्वल करना है। पहले ये चीज है फिर उसके बाद कहता है ये है और फिर फर्दर मेरे पास ये इक्वल आएंगे, तीनों आपस में वैल्यू जो है वो इक्वल। सेंटर वाली ले लें, सबसे बेस्ट है सेंटर वाली लेकर दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फर्स्ट वाली आ जाएगी। जब लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना हो तो जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट को लेके राइट प्रूव करें, आप राइट को लेके भी लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं। हमने सेंटर वाली वैल्यू ली है, पहले लेफ्ट साइड बिल्कुल टोटली लेफ्ट साइड को प्रूव किया है, तो यही चीज हमारे पास रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हमने राइट साइड प्रूव करनी है जो कि हमने अब ये प्रूव करनी है, तो इसके लिए दोनों को सेपरेटली एक्सपेंड किया, सेपरेटली एक्सपेंड किया। पहले मैंने इसको एक्सपेंड किया, फिर उसके बाद जो है तो माइनस का साइन कॉमन लेते हुए हमने सेकंड वाले को एक्सपेंड किया है। दोनों को एक्सपेंड कर लें, कहता है दोनों को एक्सपेंड करके आपके पास यही आंसर आता है जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड बाय द एडजॉइंट मेथड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडजॉइंट के मेथड से इनवर्स आप लोगों ने फाइंड करना है। अब 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट लेते हैं तो किस फॉर्म में लेते हैं? मैम डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज करते हैं और रिमेनिंग के साइन चेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये था 2 क्रॉस 2 में। अब 3 क्रॉस 3 में कैसे लेते हो, क्योंकि आप लोगों ने लिया भी हुआ है फर्स्ट ईयर में। मैम वो तो काफी लेंथी है। बिल्कुल ऐसे ही लेना है यहाँ पे भी। एडजॉइंट मेथड से उसने कहा है यहाँ पे उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स का ही हमने इनवर्स फाइंड करना है, उसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है और उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के जो हम सारे वेज ऊपर पढ़ते हैं उसमें से किसी भी वे से आप फाइंड कर लें, एक्सपेंड कर लें, किसी भी रो को सिंप्लीफाई कर लें, कॉलम को सिंप्लीफाई करके कर लें, किसी भी तरह कर लें। उसने यहाँ पे इसको किया है C1 - C2 यानी कि इसने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हुए सॉल्व किया है।
अब कॉलम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कर लें या आप इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करके कर लें, तभी यही आंसर आएगा। नॉट इक्वल टू है, देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए देखें यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, इसी मेथड के साथ सॉल्व करते थे एडजॉइंट ऑफ ए पहले भी। जी मैम इसी के साथ किया। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। इसमें डिटर्मिनेंट में और जॉइंट में यही डिफरेंस है 3 क्रॉस 3 के, कि डिटर्मिनेंट हम लेते हैं बाय एनी रो और एनी कॉलम, और का वर्ड बोलती हूँ, यानी कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बट इन दैट जॉइंट में हमने टेकिंग डिटर्मिनेंट रिस्पेक्ट टू एनी एलिमेंट, हर एलिमेंट के साथ हमने डिटर्मिनेंट लेना है, एंड माइनस का साइन जो है उसको भी मद्देनजर रखते हुए उसके एलिमेंट्स को तमाम को दोबारा से उठा के एक मैट्रिक्स में कंबाइन करना है, तो हमारे पास वो बनेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ सबसे पहले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लूंगी, या ऐसे कह लें फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग लूंगी, तो मेरे पास ये बनेगा, ये दोनों चीजें आ जाएंगी जो यहाँ पे ये मेंशन की हुई। सेकेंडली सेकेंड एलिमेंट मैंने चाहिए, तो मैं सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इसको यहाँ पे लूंगी, तो बल्कि बाकी एलिमेंट जो रह गए हैं 1 1 1 2 वो यही चीज मेंशन, और प्लस माइनस का साइन जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था को फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हम लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये सारे के सारे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग को फैक्टर्स निकाले हैं। को फैक्टर्स निकालने के लिए उनको दोबारा से एक मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लेते हैं यहाँ पर उसका छोटा सा यहाँ ट्रांसपोज लिखा हुआ है, वो ट्रांसपोज लेते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन के बाद मैट्रिक्स आता है वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आता है। अभी तो उसने सिंपल एज इट इज ही लिखा है, फिर थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग लिया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स रह जाएंगे जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए। आप लोग इसको बिल्कुल इस प्रोसेस में अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी हुई है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा डिटेल से किया हुआ है, आप नहीं ऐसे करना चाह रहे तो ये देखिए इस वे में कर लें, 1 बाय 1 आप इसको सेपरेटली निकाल लें, फाइंड बाय ज्वाइंट मेथड इनवर्स, हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो एक कोफैक्टर्स को सेपरेटली उसने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, A11 उसके लिए ये चीज है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड सारों का 3 क्रॉस 3 तक लिया जो कि 9 एलिमेंट्स का बनेगा। उन सबको उठाकर उसने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट पहले लिया हुआ है, फिर उसके बाद उसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, देखिए डिटर्मिनेंट लिया, बाय लैप्लास इक्वेशन उसने डिटर्मिनेंट लिया, लेने के बाद सारी वैल्यूज को उसने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पर ट्रांसपोज लेके लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखा, अगर इसके ऊपर ट्रांसपोज मेंशन नहीं है इसलिए उसने ट्रांसपोज ले लिया। देखिए ये बनना था मेरे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो मेरे पास बन रहा है फर्स्ट रो की 9 26 एंड 1, बट ये कॉलम में लिखे हुए 9 26 एंड 1, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना था इसलिए उसने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया। अब आप इस वे में कर लें कि आप इसको सेपरेट ले लें, सारे कोफैक्टर्स तमाम कोफैक्टर्स को सेपरेट लेके सब्स्टिट्यूट कर लें मैट्रिक्स में, फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, या सेकेंडली सबको इसी वे के अंदर पूरे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें, उसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज ले लें और आपके पास मैट्रिक्स का ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस, और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। नहीं मल्टीप्लाई करना चाह रहा बाहर रहने दे, 1/4 के साथ बाहर रहने दे, मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली उसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट होता है तो सिर्फ एक आदि के साथ मल्टीप्लाई होता है, सबके साथ नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैं नहीं करा रही, खुद से कीजिएगा, और एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। आगे 2 लेक्चर्स रहते हैं, उसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्ट वाले क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी। फाइव पॉइंट टू एक्सरसाइज अगर तो छोटी होगी तो उसे मिड से पहले कर लेंगे, ताकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और मिड के बाद फिर आपको डिटर्मिनेंट वाले मैट्रिसेस नहीं करने पड़ेंगे, फिर हमारे जो दूसरे टॉपिक्स हैं सिर्फ वो रह जाएंगे, और वो सिंपल ही हैं, लेकिन मैट्रिक्स वाले जो हैं वो इजी हैं, लेंथी हैं, वो लेंथी नहीं है, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, बट हैं वो भी सिंपल है, लेकिन उसके लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट वाले और मैट्रिसेस वाले मेथड्स आने चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाले होंगे।
यार क्लास में इस वक्त सिर्फ 19 पार्टिसिपेंट है और सिर्फ इन्हीं की अटेंडेंस मुझे आनी चाहिए। मैम जी थ्रू आउट 20 रहे हैं, अभी कम हुआ है कोई मैम, 20 रहे हैं थ्रू आउट। 20 अभी रहे हैं ना, तो बस सेकंड 20 की ही लेक्चर। अटेंडेंस आए मेरे पास। मैम आप वो टेंशन ही ना लें आप बिल्कुल भी। मैं टेंशन नहीं लूँ। नहीं बिल्कुल नहीं मैम, वो ईमानदारी हाँ, रमजान में वैसे भी ईमानदारी अच्छे से वाली दिखानी है अटेंडेंस आपने। ही आएगी आप। ईमान इत्तेहाद तंजीम। एक और भी है। वो नहीं आता इसलिए नहीं बोला। बस अपने मतलब के बोले हैं। बाकी क्लास में आप लोगों को फिर से कह रही हूँ, अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में, बाकी जितने भी अभी तक हमने काम किया, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपके पास नेक्स्ट 2 लेक्चर हैं इस वीक के, उसमें आप लोगों ने मेरे से डिस्कस कर लेने हैं। लेक्चर के दौरान नहीं करना चाह रहे, बाद में करना चाह रहे हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, तभी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पेपर अच्छे से देना है, और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन एक लाजमी होगा, तो अच्छे से तैयारी रखनी है आप लोगों ने अपने पेपर की। मैम पैटर्न भी बता ही दें फिर पूरा। पैटर्न जो लास्ट टाइम मिड का पैटर्न था, सेम एज इट इज ही होगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू ज्यादा होंगे। नहीं लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं था मैम पिछली दफा, वैसे वो 3 नंबर का तो था लेकिन वो शॉर्ट था ना। इतना शॉर्ट नहीं था जितना आप लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था, और बाद में अक्सर लड़कियों ने मेरे से इतनी बहस की, आपकी क्लास की लड़कियों ने, कि हमने उसे सॉल्व किया हुआ था, और वो सॉल्व मुझे आज तक नहीं भूलता कि आप लोगों ने 2 लाइनों में उसको कैसे सॉल्व किया। मैम वो पूरी बुक में क्वेश्चन नहीं था कहीं भी मैम। मैंने दिया ही बुक से नहीं था। अब आप 20 मिनट फ्री हैं, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।